गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आज ये क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन का ये तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुके थे जिसमें हमने पहले क्लास में बताया था कि अपवर्तन क्या होता है, और दूसरे क्लास में हमने पढ़ा कि क्या होता है, अपवर्तन का नियम पढ़ा। ठीक है, और तीसरा क्लास में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पढ़ने से पहले जब आपने सोचा होगा कि आखिर अपवर्तन होता क्यों है। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने रास्ते से क्यों मुड़ जाती है, अपने पथ से विचलित क्यों हो जाती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है c। प्रकाश की चाल को c लिखते हैं, c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग को सबको पता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है, फ्री स्पेस में होती है। ठीक है, निर्वात में होती है। जब प्रकाश किसी माध्यम में गुजरता है, माध्यम से गुजरता है, तो प्रकाश की चाल इतनी नहीं होगी, इससे कम हो जाती है। ठीक है, माध्यम में, किसी माध्यम में, चाहे वो माध्यम हवा हो, पानी हो, कांच हो, केरोसिन तेल हो, बेंजीन हो, कोई भी माध्यम हो, उसमें प्रकाश की चाल इससे कम हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश की चाल कम हो जाने के कारण क्या है कि प्रकाश को पहुंचना जल्दी से जल्दी है, इसलिए वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश को जल्दी पहुंचना होता है। यदि आपसे कोई पूछे तो कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, तो आप क्या लिखिएगा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या होती है, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं, हमने जो स्नेल का नियम पढ़ा, यानी अपवर्तन का नियम पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि sin I बाई sin R = n। ठीक है, n यहाँ पर लिखे थे n/1। n क्या था, n है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या था हमारा, जो दूसरा नियम था वो यही था ना कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या सदैव एक निश्चित होती है, नियतांक होती है किसी माध्यम के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, अपवर्तनांक जो होता है वो किसी माध्यम का होगा। ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है उस माध्यम का होगा। ठीक है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। तो अपवर्तनांक जो होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक क्या हो गया, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n बराबर c/v। c क्या है, c है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, जो हमारा अपवर्तनांक होता है ये हमेशा किसी न किसी माध्यम का होता है, जैसे कांच का होगा, पानी का होगा, ठीक है, हवा का होगा, केरोसिन तेल का होगा। तो ये जो होता है, यदि हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या बताता है, एक्चुअल में ये बताता है कि अपवर्तनांक बताता है कि जब प्रकाश इस माध्यम से जाएगी तो वो कितना बेंड होगी, कितना मुड़ जाएगी। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश जो उतना ज़्यादा मुड़ जाएगी। ठीक है,
अब जब अपवर्तनांक की बात करते हैं तो ये क्या है, अनुपात है, किसका, प्रकाश की चालों का अनुपात है। ये भी मीटर प्रति सेकेंड, ये भी मीटर प्रति सेकेंड। तो आप बता सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, मात्रक क्या होगा ये आप कमेंट में लिखिएगा कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है, आपको पानी कुछ माध्यम है, जैसे निर्वात का कितना होता है, निर्वात का 1, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल C और माध्यम में C, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हवा में 1.03, ठीक है, यानी हवा निर्वात का लगभग सेम होता है हमारा अपवर्तनांक। देखिए क्या है कि ये जो C है ये अधिकतम मान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी किसी चीज़ की चाल इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, किसी भी माध्यम में चाल इससे कम ही होगी, मतलब क्या होगा V हमारा C से हमेशा कम होगा। निर्वात के लिए इसका मान 1 है, तो बाकी के लिए क्या होगा, C यदि ग्रेटर है, बड़ा है V से, N का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, यानी N जो है वो ये होता है, ठीक है, N का मान 1 या 1 से ज़्यादा हमेशा होगा, ठीक है, 1 से कम कभी नहीं हो सकता। 1 होगा निर्वात के लिए और बाकी माध्यमों के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। पानी के लिए कितना होता है, पानी का होता है 1.33, ठीक है, पानी का होता है 1.33। कांच का होता है 1.53, ठीक है। जो केरोसिन तेल होता है, ठीक है, केरोसिन का कितना होता है 1.44, ठीक है, 1.44। और हीरा, ठीक है, हीरा का बहुत ज़्यादा होता है, हीरा का क्या होता है 2.4, ठीक है, 2.4। अब मान लीजिए कि हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है, इसका क्या मीनिंग है कि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है, ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है, हीरे में इसका 2.5 गुना कम है, ठीक है, यानी हीरे में कब कितना आ जाएगा, करीब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा उसमें उसके प्रकाश की चाल उतना कम, ठीक है। अब इसमें जो है ये कुछ समझ में आया, ठीक है, ये तो बात हो गई किसी माध्यम का, हम किसके सापेक्ष दे रहे हैं, देखिए यहाँ जो है हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, C से, C मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो किसी माध्यम की जब बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ इनको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, ये किसी के सापेक्ष नहीं है, किसी के सापेक्ष नहीं है मतलब निर्वात के सापेक्ष है, तो ये जो मान है ये इनका अपवर्तनांक है। लेकिन जब दो माध्यम हो, जैसे मान लीजिए कि पानी और कांच हो, तब क्या होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, रिलेटिव सापेक्षिक एक अपवर्तनांक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सापेक्षिक। सापेक्षिक अपवर्तनांक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ एक माध्यम है, ठीक है, ये क्या है, एक माध्यम है हमारा 1, ठीक है, और ये हमारा 2, ठीक। यदि यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से ये अपवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा n है वो क्या है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इधर जा रही है, यानी एक से आ रही है
और 2 में जा रही है। तो हम n निकालेंगे, वो लिखेंगे n21। इसका मतलब क्या है, ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 का सापेक्ष। इसका मतलब ये बात है कि ये जो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, ये कितना ज़्यादा या कम है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और ये माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखेंगे n21। n21 का मतलब क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v1/v2। यदि यहाँ प्रकाश की चार्ज जो है वो v1 है और यहाँ v2 है, तो ये हो जाएगा हमारा n21 v1/v2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है हमारा सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक की यदि परिभाषा लिखना है तो क्या लिखेंगे, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए सापेक्षिक घर्षण अपवर्तनांक या माध्यम 2 का सापेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक चीज़ और बताते हैं। देखिए क्या है, प्रकाश एक तरंग है। क्या है, प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या है कि उसकी एक तरंगदैर्ध्य होगी, उसकी एक आवृत्ति होगी। तो आपने एक पढ़ा होगा तरंग में क्लास 9th में कि v = n लैम्डा, वहाँ फार्मूला पढ़ा था n। ये n अलग है इस n से, ठीक है। यहाँ n क्या है, आवृत्ति है। क्या है, n आवृत्ति है, ठीक। और लैम्डा, लैम्डा जो है वो है तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य, ठीक है। लैम्डा आवृत्ति और v क्या है, v है तरंग का वेग, तरंग का वेग, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा जब 9th में ये है v = n लैम्डा, ठीक है। ध्वनि चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो हम भी पढ़ा देंगे कभी, ठीक है। तो ये v = n लैम्डा। यदि आपको डाउट आ रहा है, n में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये n आवृत्ति होगा कि कौन अपवर्तनांक होगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, n के जगह पे हम f लिख देते हैं, ठीक है। f से फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यही फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, v = f लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या है हमारा, तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश ही नहीं कोई भी तरंग जाता है, तो उसका क्या बदलता है, हमें पता है कि उसकी वेग होती है, उसकी चाल बदल जाती है, ठीक है, यानी v में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग याद रखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन किसी भी घटना में उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती है, प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये चेंज ये नहीं बदलता है, ये जो आवृत्ति जितनी होगी उतनी ही रहेगी, ठीक है। क्या बदलेगा तब तरंगदैर्ध्य बदलेगा, ठीक है। आवृत्ति तो बदलेगी नहीं, जब चाल बदल रहा है इसका मतलब तरंगदैर्ध्य बदल रहा है, ठीक है। तो हम जो है इसको n21 को क्या लिख सकते हैं, v1 है, v1 को लिख सकते हैं। देखिए आवृत्ति तो बदल नहीं रही है तो आवृत्ति वही रहेगी, तो f या n जो भी लिखना है, ठीक है, n लैम्डा 1 और ये
एन लेमडा 2। V1 क्या हो गया, यहाँ V1 कर दिए, ठीक है, चाहे एफ ही कर देते, कन्फ्यूजन खत्म, ठीक है, ये कन्फ्यूजन खत्म, ठीक है। अब सही है, एफ से फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ V1 कर दिए तो क्या होगा, V1 इक्वल टू एफ लेमडा 1, ठीक है, एफ लेमडा 1। V1 के जगह पे क्या लिख दिए, एफ लेमडा 1, और V2 के जगह पे क्या लिख दिए, एफ लेमडा 2। फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रही है, तो फ्रीक्वेंसी कट गई तो क्या मिल गया हमें, एन इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2, ठीक है। मतलब क्या है, ये माध्यम 1 में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, इसको क्या लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया। तो इसको आप लिखेंगे, जो यहाँ पे था माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, उसको हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, माध्यम 1 में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, बटा माध्यम 2 में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। कोई कंफ्यूजन? तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है, और यदि चार्ज के जगह पे हम उसका तरंग दैर्ध्य भी लिख सकते हैं। तो हमें जो अपवर्तनांक का जो फार्मूला मिला वो क्या मिल गया कि n21 इक्वल टू क्या है, V1 बाई V2 इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ये हमारा अपवर्तनांक का मिल गया, ठीक है। अपवर्तनांक को हम शायद चार्ज के सापेक्ष भी परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ चार्ज के सापेक्ष है और यहाँ तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष है, ठीक है। अब सही है, अपवर्तनांक समझ में आ रहा है कुछ। अपवर्तनांक बेसिकली बताता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से क्या है, किरणें मुड़ जाएंगी। तो किरणें कितनी मुड़ेंगी वो निर्भर करता है अपवर्तनांक पे, ठीक है। अच्छा, ये हम शुरुआत में जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था कि सरल और विरल माध्यम, इधर ऊपर सरल और विरल माध्यम, ठीक है। अब ये सरल और विरल क्या होता है, किसको सरल कहेंगे, किसको विरल कहेंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या आता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी का हिंदी होता है, चलिए लिख ही देते हैं, हिंदी प्रकाशिक घनत्व, क्या है, प्रकाशिक घनत्व। अब ये क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ये लिख रही है, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। मतलब क्या है कि जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो प्रकाश के चाल में उतनी रुकावट डालेगा, ठीक है। तो उसमें उतनी प्रकाश की चाल उतना कम होगा, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी प्रकाश की चाल उतना ज़्यादा है। हमने जैसे बोला था कि पानी का कितना था अपवर्तनांक, 1.3, पानी का 1.3, ठीक है, और हीरे का था 2.4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हीरा में प्रकाश की चाल कम है, यानी हीरे जो है प्रकाश की चाल को रोक रहा है, उसमें उसकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि वो प्रकाश की चाल उसमें कितना है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना कम चार्ज हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश की चाल उतनी कम हो जाएगी। क्या जो नॉर्मल डेंसिटी हम बात करते हैं ना, मास डेंसिटी, जो घनत्व की बात करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका घनत्व ज़्यादा हो उसका प्रकाशिक घनत्व भी ज़्यादा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, आपको पता है पानी और केरोसिन में कौन हल्का है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी और केरोसिन तेल में। मिट्टी का तेल, जब मिट्टी के तेल को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी का तेल नीचे जाएगा कि ऊपर तैरेगा, ऊपर तैरता है ना, मिट्टी का तेल ऊपर तैरता है। इसका मतलब क्या है, मिट्टी के तेल का जो घनत्व है वो कम होता है, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। यदि घनत्व की बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा सामान्य घनत्व की बात करेंगे,
हम यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। यहाँ हमारा पानी है और यहाँ केरोसिन है, ठीक है। तो यहाँ यदि घनत्व की बात करते हैं, पानी का घनत्व पता है कितना होता है? पानी का है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और केरोसिन का होता है लगभग 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जो है घनत्व, पानी का घनत्व यानी ज़्यादा है, ये 1 से कम है। और जब प्रकाशिक घनत्व की बात करते हैं, प्रकाशिक घनत्व मतलब क्या है? हमारा अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। प्रकाशिक घनत्व बेसिकली अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। क्या है ये अपवर्तनांक को बताता है कि किसका कितना अपवर्तनांक है, ठीक है। अपवर्तनांक है वो वहाँ क्या हो गया? पानी का होता है 1.3 और केरोसिन 10 का होता है 1.44, ठीक है। 1.33 और 1.44, कहीं 41 भी मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाशिक घनत्व तो केरोसिन का ज़्यादा है, ठीक है, और पानी का कम है। तो ये दोनों अलग चीज़ है, घनत्व और प्रकाशिक घनत्व। नॉर्मली ठीक है कि घनत्व जिसका ज़्यादा होता है उसका प्रकाशिक घनत्व, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रकाशिक घनत्व क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाशिक घनत्व की, ठीक है। प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो आज इस चैप्टर समझ में आ रहा है क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या बताया कि प्रकाश की किरणें क्यों उड़ जाती है, यानी अपवर्तन का क्या कारण है। तो इसका क्या बेसिक कारण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को उस माध्यम का अपवर्तनांक करते हैं, ठीक है। n = c/v, n = c/v, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा आज कि आपेक्षिक, जो सापेक्षिक अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है। यहाँ बात हुई थी तो निर्वात की बात हो रही थी, और वहाँ जब बात होगी तो क्या हो जाता है? n = 2:1 जो हो जाए वो है v1/v2, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 2 का सापेक्षिक घनत्व 1 के सापेक्ष कहते हैं, ठीक है। तो माध्यम 2 का सापेक्षिक घनत्व है, ये समझ में आ गया। जब v1 v2 है, इसको हम चाहें तो किस में बदल कर लिख सकते हैं? लैम्डा और λ2 तरंग दैर्ध्य के रूप में, ठीक है। जिसका चार्ज ज़्यादा जिस माध्यम में, उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य भी ज़्यादा, ठीक है। तो जब प्रकाश में अपवर्तन होता है तो उसका चार्ज में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्ध्य में होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, ये पढ़ा। उसके बाद पढ़ा प्रकाशिक घनत्व। प्रकाशिक घनत्व बेसिकली वही चीज़ बताता है जो अपवर्तनांक है, कि उसमें प्रकाश को कितने आसानी से अपने में गुजरने देता है। जिसका घनत्व ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम देखें एक एग्जाम्पल है पानी और केरोसिन 10 का, कि घनत्व ज़्यादा है पानी का लेकिन प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा है केरोसिन का, ठीक है। समझ में आया कुछ? चलिए अच्छा रहा। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर कर, अभी तो इस चैप्टर में बहुत बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे कि रेंज में क्या होता है? अपवर्तन होता है, तो रेंज शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।